क्लास 10th के मैथ्स के सारे फॉर्मूले जो है ये एक ही जगह पर मैंने किए हैं। यहाँ पर देखना है सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला है जो हमारे सिलेबस में आए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में काम आने वाले जो फॉर्मूलेज है। ये क्लास हमारे बुक जो है 10th की, उनके चैप्टर के लास्ट पेज में भी सारांश में दिया है। सारांश मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने क्या चर्चा करी, या सारांश जिसको बोलेंगे समरी, है ना, उसमें सारे फॉर्मूले भी दे रखे हैं। लेकिन समय की बचत करते हुए हम यहाँ पर सभी फॉर्मूले एक जगह पर लिख लेंगे। पहला है हमारा वास्तविक संख्या चैप्टर, है ना, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या वाले से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक ए एंड बी, ए और बी है, दिए रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अद्वितीय पूर्ण संख्या है Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये धनात्मक पूर्णांक A का, A बराबर BQ प्लस R, है ना, BQ प्लस R। अब यहाँ पर देखिए ये जो R है ये 0 से बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये B से हमेशा छोटा ही रहेगा, B से हमेशा छोटा रहेगा R के लिए। यहाँ पर अगला फॉर्मूला है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, कोई से भी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए HCF इनटू LCM, HCF इनटू LCM बराबर A इनटू B, यानी कि किसी भी दो संख्याओं का गुणा करते हैं ना, तो उनका गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर जो उत्तर आते हैं वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणा करते हैं उसके बराबर है। यानी कि उस संख्या का यदि एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर आएगा, दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। ये फॉर्मूला ये बताता है। यदि इसका यूज क्या करते हैं, इसका उपयोग होगा कि सवाल में यदि आपको दे दिया है कि पहली संख्या दे दी और संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दिया, दोनों दे दिए, एलसीएम भी दिया, एचसीएफ भी दिया और एक संख्या भी दे दी, पूछ लिया कि दूसरी संख्या कौन सी होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखना है, एचसीएफ गुणित एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये वाला फॉर्मूला लगता है। जहां जिस की वैल्यू उसकी रख दो, जिसकी नहीं है उसके लिए वही लिख दो, और ट्रांसपोजिंग करके और कट पेस्ट करके हम क्या कर लेंगे, हमारा आंसर लेंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स। व्हाट इज रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या से ऐसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, वे नंबर जिनको p अपॉन q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर अब परिमेय संख्या भी देखो, यहाँ पर भी एक स्पेशल बात है, क्योंकि ये किसके लिए दे रखी है, ये इसलिए दे रखी है क्योंकि अपना एक क्वेश्चन आया है, कौन सा, कि बताइए करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, करणी 7 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताने के लिए। तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ने बात कर दी कि उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है जहां p व q सह अभाज्य है। कैसे है, सह अभाज्य, है ना, को-प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर देखें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है ना, शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर अशांत दशमलव प्रसार होता है। शांत और अशांत, शांत मतलब परिमेय संख्या रैशनल नंबर बटे वाली संख्या, उसको जब काटते हैं तो उत्तर आ जाता है दशमलव में, लेकिन कंप्लीट आ जाता है, मतलब पूरी कट हो जाती है और दशमलव में कट जाती है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी भी है जिनको काटने पर बार बार वही संख्या रिपीट होती जा रही है, नंबर आते जा रहा है, कट ही नहीं रहा है, और कुछ आ गया, और कुछ आ गया, और कुछ आ गया, तो ये कभी खत्म नहीं हो रही, मतलब अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा, अशांत, जिसमें रिपीटेड नंबर आते हैं वो अशांत। नेक्स्ट, परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 घात n गुणित 5 घात m के रूप में हो। ठीक है, अब यहाँ पर परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार अशांत या अवद्य दशमलव प्रसार कहलाता है यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणित 2 की घात m के रूप में नहीं हो, ये ध्यान रखना।
ठीक है। नेक्स्ट अगला चैप्टर हमारा, ये चैप्टर 1 से इतने ही फॉर्मूले जो हमारे काम के थे। अगला चैप्टर है बहुपद, है ना, बहुपद। अब बहुपद में क्या है, px बराबर, px जो है वो बहुपद है, कुछ भी हो सकता है, px बराबर, है ना, एक बहुपद। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, उस बहुपद में x की सबसे बड़ी घात जो होती है, x की या अल्फाबेट की, है ना, एबीसीडी जो भी उसमें आ जाए, चर राशि, है ना, उस चर राशि की घात, उस चर राशि की घात सबसे बड़ी जो भी हो, उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुपद px में x की उच्चतम घात, उच्चतम मतलब सबसे बड़ी घात जो होती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद मतलब x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 1, वो रैखिक। अगर रैखिक है तो उस समीकरण में कहीं पर भी वर्ग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ रैखिक है। उस समीकरण में x की घात या y की घात या जो भी है अल्फाबेट, उसकी घात एक ही रहेगी, ठीक है, घात दो नहीं होगी। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। इस बहुपद में x की उच्चतम घात कितनी होगी, 2। पूरे बहुपद, पूरे सवाल में x की सबसे बड़ी घात 2 होगी। नेक्स्ट है त्रिपद बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात मतलब 3 घात वाला बहुपद, जिसमें x की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 3, वो त्रिघात बहुपद। अगला, इसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध, यहाँ पर शून्यकों के बीच, गुणांकों और शून्यकों के बीच के जो संबंध है वो कैसे है, माना बहुपद है ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ये बहुपद है हमारा, तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, एक अल्फा और एक बीटा तो शून्यक है। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके टोटल शून्य कितने हैं, तो हम देखेंगे इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2, सबसे बड़ी घात तो है, तो इसके 2 शून्य निकलेंगे, तो 2 शून्य का हमने मान लिए अल्फा और बीटा। नेक्स्ट तो हम देखेंगे यहाँ पर अल्फा और बीटा है। अब शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग मतलब जोड़, है ना, जोड़, सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मतलब एक शून्य और दूसरा शून्य, दोनों का जोड़ का सूत्र होता है -b/a, -b/a। क्या आ गया, अगला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं भी आया तो भी हमें याद करना है, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा सवाल सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हो तो बहुपद निकालने का एक सूत्र है हमारे पास, k मतलब k कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी नंबर आ सकता है इसकी जगह पर, है ना, k x²। आपको इतना तो याद ही रखना, इतना, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का फॉर्मूला यदि आपको नहीं याद है तो भी अंदर वाला तो आपको याद रखना है। क्या है, ये पिछले एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन, कि दिए गए बहुपद के 2 शून्य दिए गए हैं, आप वो बहुपद बताइए, समीकरण का बहुपद पता कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या, x² माइनस, या माइनस आएगा, या गलती मत करना, बच्चों की गलती क्या होती है, तो यहाँ होती है, यहाँ होती है, माइनस करिए, प्लस लगा दे, प्लस करिए, माइनस पता नहीं करना। आपको कैसे याद रखना है, गुणा करते हो ना, गुणा मल्टीप्लाई, वो एक के नीचे एक संख्या लिखी और फिर हम आखिर में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, 3 लाइन वाला गुणा कर लिया अपन ने, और फिर संख्या एक के नीचे एक है, और फिर आखिर में हम क्या करते हैं, तीनों लाइनों को जोड़ देते हैं। या गुणा वाला अल्फा इंटू बीटा, इसके सामने क्या कर देना है आपको, जोड़ कर लिया, बस ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मतलब यहाँ प्लस आ गया, फिर यहाँ माइनस का है, यहाँ पर, ठीक है, याद रखने का तरीका कुछ बना लो ऐसा कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा बहुपद वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन होगा यदि px वर्ग gx, px और gx कोई 2 बहुपद है अलग अलग, एक px है एक gx है, 2 बहुपद नहीं 2 बहुपद है, नाम है बस, gx है tx हो सकता है, rx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। यदि जहां पर gx 0 नहीं है, बस gx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं।
qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते कैसे कि px बराबर, अब qx और r, q मतलब क्वेश्चन, r मतलब रिमाइंडर, आया समझ में? तो भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल धन शेषफल, ये बना फॉर्मूला, यानी कि px जो है, यानी कि हमारा जो मेन संख्या थी भाज्य वो है ना, बराबर भाजक, भाजक मतलब इससे हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू भागफल, यानी कि ये क्या है क्वेश्चन, प्लस शेषफल, भागफल मतलब जो आंसर आया वो प्लस शेषफल जो रिमाइंडर बच जाता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये सूत्र हम तीसरी चौथी से याद करते आ रहे हैं। बस यहाँ पर px के मैं आपको रखे यहाँ पर तो रिजल्ट बढ़ गएंगे, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, यानी कि जिस संख्या जो मेन संख्या थी वो पता करनी है तो उसके लिए सूत्र होता है कि भाजक गुणित भागफल, यानी कि जिससे भाग दिया और जो उत्तर आया उन दोनों का गुणा कर लो प्लस जो बच गया उसको जोड़ दो, तो जो संख्या थी हमारी मेन वो आ जाएगी। नेक्स्ट, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ हम समीकरण जिसे x + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर मतलब जिसमें दो चर राशियां, दो वेरिएबल्स आ जाए, दो अल्फाबेट आ जाए एक साथ, a भी आ गया, b भी आ गया, x आ गया, y भी आ गया, है ना, p आ गया, q भी आ गया, तो दो वेरिएबल हो गए। तो जिस समीकरण में और रैखिक क्यों बोला है, लीनियर इक्वेशन क्यों बोला है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 1, इसलिए इसको लीनियर बोला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोला है, दो चर वाला। सच्ची यहाँ पर समीकरण 2 है, समीकरण 2 चार वाले चर वाले, समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा, क्या सरल रेखा को निरूपित करते हैं, ठीक है। समीकरण दो चर वाले जो समीकरण है यहाँ पर वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को निरूपित करता है, इसको सरल रेखा कहते हैं ना, सरल रेखा बनती है। नेक्स्ट, यदि दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x + b1y + c1 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 हो तो तीन कंडीशन मिलती है। कितनी कंडीशन मिलती है? तीन, a b and c। अब तीनों कंडीशन कैसी, यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट मतलब संगत युग्म होते हैं या अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल होने की कंडीशन होती है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/a2, ये तुम्हारे सही विकल्प में आ सकता है, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल, है ना, सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसमें आता ही है, आप देखना कुछ क्वेश्चंस ऐसे इस कंडीशन के क्वेश्चंस आता ही है, पिछला पुराना पेपर उठ के देखना है ना, और ये याद भी कर लिए तो हमारे सवाल सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। नेक्स्ट है रेखा संपाती होती है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक, संगत युग्म होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल। देखो यहाँ पर रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अब जब रेखाएं क्रॉस कर रही हैं तो कितने जगह क्रॉस करेगी, एक जगह, तो एक ही हल हुआ, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा तो एक ही जगह क्रॉस करेंगे। रेखाएं किसी संपाती एक के ऊपर एक, तो कितने जगह क्रॉस करेंगे, कितने जगह टच करेंगे, अनंत जगह पर। मेरी उंगली दूसरी उंगली को कितने जगह टच करेंगे, अनंत जगह पर, ये नहीं हो सकता है, कितने जगह टच करेंगे। तो यहाँ पर भी जब ऐसी कंडीशन हो तो सब बराबर आया समझ, पहली लाइन दूसरी लाइन पूरी बराबर, मतलब जो पहली लाइन का आंसर है वो दूसरी का आया, मतलब इसके ऊपर ही बनेगा, आया समझ में। अब जैसे पहली लाइन और दूसरी लाइन का सब बराबर आया तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों एक दूसरे के ऊपर है, और जैसे ऊपर आई रेखाएं संपाती हो जाएंगी और अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे, अनेक। नेक्स्ट, समांतर रेखा है, समांतर मतलब एक ऐसी जा रही है उसके साइड में दूसरी भी सीधी सीधी निकल जाएगी, कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। अब तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर होगी तो असंगत युग्म, असंगत मतलब कभी नहीं मिलेंगे। ये संगत युग्म क्यों हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं एक जगह मिल रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था, और ये तो पूरा मिलता जा रहा था, साथ में जा रहे थे, मतलब एक साथ ही मिलता हो जा रहा था, तो दोनों संगत युग्म है। ये असंगत क्यों है, एक इधर निकल गया, दूसरा भी उसी साइड जा रहा है, बस एक दूसरे से बोल ही नहीं रहे, कोई संगति नहीं हो रही है। संगति मतलब साथ, है ना, संगति का मतलब क्या, संगति का असर आता है,
संगति मतलब किसके साथ बोलचाल है, किसके साथ उठबैठ है, वो संगति। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कभी मिलते ही नहीं है, मतलब यहाँ मिल रहे हैं पर यहाँ मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, तो ये असंगत युग्म हो गया। असंगत जोड़ा मतलब वो युग्म मतलब जोड़ा, असंगत मतलब जो मिलता ही नहीं है ऐसा जोड़ा, तो असंगत युग्म हो जाएंगे, रेखा समांतर हो जाएंगी। और कोई हल नहीं, कोई हल होगा क्या? तुम दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई और तुम दोनों मिलते ही नहीं हो, बातें नहीं कर रहे हो, है ना? और आए स्कूल आए, ये भी आया और गए, कभी बात ही नहीं हो रही, मिल ही नहीं रहे हो तुम, तो तुम्हारा कोई हल नहीं, तुम किसी से बोलते ही नहीं हो कि इसका ये क्या हुआ, इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। तो तो ये क्या हो गया? असंगत, कैसा? असंगत युग्म, और इसका कोई भी हल नहीं है। यदि आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर नाम और नदी वाला क्वेश्चन, ये तो अभी तुम्हारे क्वेश्चन कॉपी में नहीं है, लेकिन आगे जाके ये सब तुमको पढ़ना पड़ेंगे। नदी और नाम वाले बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ भी नहीं करना है। नदी बहती दिखी सभी ने, उसमें कागज की या पानी बह रहा है और अपन कागज की नाव बना के छोड़ दी, तो तुमने देखा होगा कि बिना प्रयास के भी वो नाव बह के चली जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, नदी बह रही है या पानी बह रहा है, उसमें कागज की नाव बना के छोड़ी और हम इधर से फूंक मार रहे हैं, तो वो उल्टी दिशा में बह रहा है उसको, तो हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन बाकी वही रहे, हम प्रेशर से फूंक मार रहे हैं उसको या हाथ लगा के रख रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं, तो वही रखिए तो पानी की धारा इधर है और इधर, और आप यहाँ पर आ जाना है कि हम तैर रहे हैं, है ना? पानी की दिशा में यदि हम तैरेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्पीड से निकल जाएंगे। धारा के दिन विपरीत हम तैर रहे हैं, तो हम जितनी कोशिश करते हैं हम उतनी स्पीड से धारा के विपरीत नहीं बह सकते, क्योंकि धारा इधर बह रही है और हम उधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर नदी और नाव का क्वेश्चन है, यदि दोनों एक ही दिशा में जाए, जिधर नदी बह रही है अपनी नाव में उधर जाए, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? नाव की धारा के अनुरूप चाल क्या हो जाएगी? x + y, यानी कि दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। नदी की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाएंगी और स्पीड और बढ़ जाएगी। आया समझ में? नदी की तो चाल ही सही और नाव भी और तेज चल रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चाल क्या हो जाएगी? इसकी चाल क्या हो जाएगी? नाव तो इधर जा रही है लेकिन नदी इधर बह रही है। अब नदी इधर बह रही है तो क्या हो जाएगा? नदी की चाल भाई है और नाव कितनी स्पीड से बह रही है? x स्पीड से, तो इस x में से ये y घटा देंगे, जो बचेगी वो स्पीड किसकी बचेगी? वो नाव की चाल की। किसकी बचेगी? नाव की। तो नाव की चाल की स्पीड क्या हो जाएगी? यदि विपरीत दिशा में है तो नाव की चाल में से नदी की चाल घटा देंगे। आ गया समझ में? तो ये दोनों क्वेश्चन आगे बहुत काम आने वाले हैं, ये भी आ गए। समय का सूत्र होता है 4 दूरी, है ना? और 4 बराबर दूरी बटे समय, है ना? 4 बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर 4 गुणे समय। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण, हमारा नेक्स्ट चैप्टर द्विघात समीकरण पहला है। द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण, है ना? चल पड़ेंगे।